नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के बारे में। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में मिलने वाले लवकों में से सबसे कॉमन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन उत्पादन कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पादप कोशिका में पिगमेंट्स अर्थात वर्णकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा उनके प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के प्लास्टिड मिलते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल इत्यादि पाए जाते हैं। ये पादप भाग को येलो, ऑरेंज या रेड कलर देते हैं। क्लोरोफिल या तो इनमें अनुपस्थित होता है या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये मुख्यतः फल भित्तियों या फ्लावर पेटल्स में मिलते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट में मुख्यतः क्लोरोफिल तथा साथ में कैरोटिनॉइड वर्णक मिलते हैं। ये मेनली पत्तियों के मीज़ोफिल टिश्यू में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं, जो कलरलेस होते हैं। इनका मुख्य कार्य संग्रहण होता है। स्टार्च का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑयल और फैट्स स्टोर करने वाले इलियोप्लास्ट और प्रोटीन संग्रहण करने वाले एल्यूरोप्लास्ट कहलाते हैं। सभी प्रकार के प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट होते हैं तथा एक प्रकार दूसरे प्रकार में बदल सकता है। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट की संरचना का विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर 4 मेन हेडिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यह भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में उपस्थित इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ एक द्रव को घेर कर रखती हैं। यह भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में कई लमेली पाई जाती हैं, जो थाइलेकॉइड की फॉर्म में, ग्रेनम की फॉर्म में या फ्रेट चैनल्स की फॉर्म में होती हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी पाया जाता है। इन सबको और बेहतर तरीके से समझने में यह चित्र हमारी मदद करेगा। इस चित्र में आप क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, जिसने इनर मेम्ब्रेन को घेर रखा है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो रिक्त स्थान है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कलरलेस ग्रैन्युलर कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, 70S प्रकार के राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए शामिल होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स और कुछ मेटल आयंस
जैसे आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न अभिक्रियाओं जैसे केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को बनाने वाले एंजाइम और स्टार्च और लिपिड को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। यहाँ आप मेम्ब्रेन से बनी लमेलिस को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम थाइलेकॉइड्स की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। थाइलेकॉइड्स स्ट्रोमा में पाए जाने वाली फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। एक झिल्ली है, उस झिल्ली ने चपटी आकृति बना ली। इसके अंदर एक रिक्त स्थान है, ल्यूमेन है, जिसे थाइलेकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। एक थाइलेकॉइड दूसरे थाइलेकॉइड पे व्यवस्थित रहता है। इसी प्रकार बहुत सारे थाइलेकॉइड एक ढेर बना लेते हैं। थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। इस ढेर को ग्रेना कहते हैं, जिसका एक वचन ग्रेनम होता है। इस चित्र में आप थाइलेकॉइड को देख सकते हैं। ये एक थाइलेकॉइड है, इसके नीचे दूसरा थाइलेकॉइड व्यवस्थित है। थाइलेकॉइड की इंटरनल स्ट्रक्चर को आप यहाँ देख सकते हैं। थाइलेकॉइड के अंदर की तरफ रिक्त स्थान को ल्यूमन दिखा रखा है। बहुत सारे थाइलेकॉइड्स ढेर के रूप में जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे ग्रेनम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कई सारे ग्रेनम पाए जाते हैं जो सम्मिलित रूप से ग्रेना कहलाते हैं। ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा ग्रेनम है, ये चौथा ग्रेनम है। तो कई ग्रेना उपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो ग्रेना है ये आपस में एक दूसरे से कुछ ट्यूब लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर से जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लमेली या फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड कहते हैं। इस चित्र में आप इसे यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक ग्रेनम था, ये दूसरा ग्रेनम था, और इनको जोड़ने वाली संरचना ये जो दिख रही है आपको, ये इस संरचना को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लमेली। क्लोरोफिल पिगमेंट थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ दूसरे पिगमेंट जैसे कैरोटिनॉइड भी पाए जाते हैं, और ये सब मिलकर पिगमेंट्स का समूह बनाते हैं, जिन्हें हम फोटोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रकाश को अवशोषित कर एटीपी प्रोडक्शन में लेटर ऑन हेल्प करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में उसका स्वयं का डीएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है।
हमने यह देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डीएनए धारण करता था। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होता है। यह अपने डीएनए की मदद से कुछ प्रोटीन्स का, आरएनए का, एंजाइम्स का खुद निर्माण कर सकता है। दे कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर प्रोटीन्स with the help of their DNA, RNAs, enzymes and ribosomes। लेकिन कुछ के लिए, कार्यों के लिए आवश्यक और संरचना के आवश्यक कुछ अन्य प्रोटीन्स के लिए इसे न्यूक्लियर डीएनए द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो इसमें साइटोप्लाज्म से प्रवेश करते हैं। इसलिए कुछ कार्य ये अपने खुद कर सकता है, कुछ के लिए इसे न्यूक्लियर प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए अर्ध स्वायत्त शासी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। और कारण क्या है इस विशेष स्थिति का? इसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी समझा था। ऐसा माना जाता है कि आज का जो क्लोरोप्लास्ट है, ये भूतकाल में जब इवोल्यूशन चल रहा था तो एक प्रोकैरियोटिक सेल था, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अस्तित्व वाली एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, ब्लू ग्रीन एल्गी के समान, जो उद्विकास में किसी एक बड़ी हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल में प्रवेश कर गया। इस संबंध से दोनों पार्टनर्स को फायदा हुआ। बड़ी हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल को इस प्रोकैरियोटिक सेल से, जो आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, एक सेल ऑर्गेनेली के नाम से, तो बड़ी हेट्रोट्रॉफिक सेल को इससे एटीपी मिला, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले, जबकि स्मॉल फोटोट्रॉफ को, यानी आज के क्लोरोप्लास्ट और भूतकाल के ब्लू ग्रीन एल्गी को सुरक्षा मिली बड़ी फोटोट्रॉफिक सेल से। और ऐसे समय जब फोटोसिंथेसिस संभव नहीं होता, जैसे रात के समय, उस समय भोजन मिला। तो यह संबंध दोनों के लिए लाभदायक था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, सहजीवन जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा हो। इसलिए यह संबंध आगे तक चला और भूतकाल का ब्लू ग्रीन एल्गी वर्तमान के क्लोरोप्लास्ट में बदल गया। इस थ्योरी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन कहते हैं। फंक्शंस, जैसा हमने पहले भी देखा था, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। इसी प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया में बने स्टार्च को संग्रहित करने का कार्य भी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। इस तरह आज हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कोशिका में मिलने वाले डिफरेंट तरह के प्लास्टिड्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके सेमी ऑटोनॉमस नेचर और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के बारे में पढ़ा।